पर है समाज। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह जिनका एक साझा उद्देश्य होता है। व्यक्तियों का एक समूह जिनका एक साझा उद्देश्य होता है। परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, चर्च समाज की ही विभिन्न संस्थाएं हैं। समाज का कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता, बल्कि एक ही समाज के लोग विश्व के अनेक भागों में फैले हो सकते हैं। आगे है राज्य। राज्य एक भौगोलिक विचार है। उदाहरण के लिए भारतीय राज्य का विस्तार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। राज्य एक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट विचार है, जिसका मूर्त रूप सरकार और सरकार की आवश्यकता इसीलिए है। सरकार की आवश्यकता इसीलिए है, पहला, राज्य का अपना भूभाग है, भूभाग पर लोगों का निवास है, लोगों के बीच संघर्ष के निपटान के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। चौथा, सरकार संप्रभु होनी चाहिए। आगे है संप्रभुता। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि एक विशेष भूभाग पर व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति एकमात्र राज्य के पास होती है। कोई भी राज्य आंतरिक रूप में अन्य समूह से श्रेष्ठ होगा और बाहरी रूप में किसी भी अन्य राज्य के अधीन नहीं है। राष्ट्र और राज्य में अंतर। नेशन एंड स्टेट। राष्ट्र एक भावना है, यह मनोवैज्ञानिक है, जिसके द्वारा व्यक्ति का लगाव किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होता है। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है, जो प्रजाति, धर्म, भाषा जैसे आधारों अथवा साझी ऐतिहासिक विरासत के आधार पर निर्मित होती है। इस मनोवैज्ञानिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है, जिसे राज्य का नाम दिया जाता है। इसीलिए राष्ट्र और राज्य को समानार्थक रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जिसका अभिप्राय है राज्य बराबर राष्ट्र प्लस राज्य। सरकार, इसके 3 अंग हैं, विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका, विधायिका का मूल कार्य विधि का निर्माण करना है, क्योंकि विधायिका द्वारा निर्मित विधि से ही आम जनता के जीवन को नियंत्रित किया जाता है। इसमें संघ के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों के स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को क्रियान्वित करने का दायित्व कार्यपालिका को सौंपा गया है। कार्यपालिका विधि निर्माण के अलावा नीतियों का निर्माण भी करती है। कार्यपालिका के प्रकार। अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते हैं। जबकि स्थायी कार्यपालिका में कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्थायी कार्यपालिका में कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव ये आते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर जनपद न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, यह न्यायालय सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, जिसका मूल कार्य विवादों का समाधान है और विवाद निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला विवाद, व्यक्ति यानी नागरिक और राज्य के बीच का विवाद जो मूल अधिकारों से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अगला है विवाद, यानी कि संघ यानी कि मोदी सरकार और राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल के बीच भी संभव है। और हाल ही में खनिजों पर करारोपण को लेकर संघ और राज्य में सुप्रीम कोर्ट में विवाद उत्पन्न हुआ।
तीसरा है व्यक्तियों के बीच संभव है, जो सिविल यानी कि दीवानी या आपराधिक यानी कि फौजदारी वाद कहलाता है। न्यायालय का कार्य संविधान की रक्षा तथा उसकी व्याख्या करना भी है। आगे है शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। सरकार के 3 अंगों में शक्तियों के विभाजन को ही शक्ति पृथक्करण कहा जाता है, जिसके अनुसार सरकार के प्रत्येक अंग के अपने निर्धारित कार्य अथवा शक्तियां हैं। शक्ति पृथक्करण का मूल उद्देश्य सरकार में शक्तियों के केंद्रीकरण को हतोत्साहित करना तथा सरकार की शक्तियों पर सीमा आरोपित करना है। संविधान। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा सरकार की शक्तियों को नियंत्रित और सीमित करने के लिए पहली बार लिखित संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सर्वोच्च विधि है। यहाँ पर 2 प्रकार की विधियाँ बताई गई है। एक होती है संवैधानिक विधि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, दूसरी है सामान्य विधि ऑर्डिनरी लॉ। संवैधानिक विधि में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। समान प्रकृति वाले अनुच्छेदों का संग्रह भाग कहलाता है और अनुच्छेदों का विस्तार अनुसूची कहलाती है। सामान्य विधि में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधात्मक एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि। संविधान व्यक्ति के बजाय विधि के शासन को प्रभावी बनाता है। संविधान के द्वारा सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है और उन पर प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। संविधान का निर्माण कर देना लोकतांत्रिक और सीमित शासन की गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यांमार, उत्तर कोरिया में भी संविधान है, लेकिन इन देशों में तानाशाही शासन है। लोकतंत्र। यहाँ सर एक बात बताते हैं कि इसके साथ साथ आप 9th क्लास की NCERT भी पढ़ते रहिए, ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इसीलिए यहाँ पे साइड में लिख लिया था मैंने। आगे है लोकतंत्र की मूल दार्शनिक मान्यता के अनुसार सभी व्यक्तियों की गरिमा समान है। सभी व्यक्तियों की गरिमा समान है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों का महत्व समान है। इसीलिए लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान मतदान का अधिकार दिया जाता है। अगला, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और व्यक्तियों के बीच समानता और न्याय लोकतंत्र का मूल आधार है। इसीलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। अब आगे है लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में। लोकतांत्रिक सरकार जनता की सहमति पर आधारित सरकार है, जिसके लिए समय समय पर निर्वाचन होता है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र सरकार भी कहते हैं, क्योंकि जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और सामान्यतः निर्णय बहुमत से लिया जाता है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। प्रत्येक व्यक्ति को एक मत प्राप्त हो जाना राजनीतिक लोकतंत्र है। समाज में जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त कर देना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना सामाजिक लोकतंत्र है। एक राजनीतिक लोकतंत्र है, एक सामाजिक लोकतंत्र। प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य और आय की सुविधा प्राप्त कर देना आर्थिक लोकतंत्र है। अब है संविधानवाद। यहाँ पर सर ने बताया है, ये देखिए, वाद का मतलब है जिस भी किसी शब्द के आगे वाद लग जाए उसका मतलब है विचारधारा। गांधीवाद, समाजवाद, ये सब। और यहाँ है संविधानवाद, यानी संविधान की विचारधारा। संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है जिसमें मूलतः उदारवादी विचारधारा को महत्व दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, अधिकार उदारवादी विचारधारा के मूल मर्म हैं और संविधानवाद का आधार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, शक्ति का पृथक्करण। दूसरा, मूल अधिकारों का प्रावधान।
तीसरा विधि का शासन। आगे है संविधानवाद। विधि के शासन, सीमित शासन अथवा संवैधानिक सरकार का पर्याय है। सीमित सरकार। सरकार सीमित होगी क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, और जहां संविधान सर्वोच्च है वहीं संविधानवाद है। सरकार के कार्य सीमित होने से ही व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकतम होगी। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधि की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण और मूल अधिकारों को महत्व दिया जाता है। सीमित सरकार का विरोधी विचार तानाशाही सरकार है, जैसा कि उत्तर कोरिया और म्यांमार में है। संवैधानिक सरकार। विश्व के प्रत्येक राज्यों में सरकार है, लेकिन संवैधानिक सरकार नहीं है, क्योंकि संवैधानिक सरकार के लिए संविधान की सर्वोच्चता होना आवश्यक है। जहां शासक सर्वोच्च होते हैं वहां संविधान हो सकता है, संविधानवाद नहीं। वहां संविधान तो हो सकता है लेकिन संविधानवाद नहीं। संवैधानिक सरकार में व्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण, भारत, अमेरिका, यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों में संवैधानिक सरकार है, इसलिए यहाँ संविधानवाद भी है। उत्तर कोरिया और म्यांमार में भी संविधान है और सरकार भी है। उत्तर कोरिया और म्यांमार में संविधान भी है और सरकार भी है, लेकिन संवैधानिक सरकार नहीं है। आगे है विधि का शासन। विधि के शासन का अभिप्राय विधि की सर्वोच्चता है। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। व्यक्ति की पद, प्रतिष्ठा और हैसियत कुछ भी क्यों न हो, विधि उससे बड़ी होगी, और संविधान सर्वोच्च विधि है। इसीलिए विधि के शासन के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होती है, जिसे हम संविधानवाद कहते हैं। अब यहाँ 4 देशों में कंपैरिजन बताया गया है। एक है उत्तर कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका और भारत। उत्तर कोरिया में निरंकुश शासन है, शासक ही वहाँ सर्वोच्च है और स्वतंत्रता वहाँ समाप्त है। ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ संविधानवाद है। और भारत और यूएसए की बात करें तो भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। आगे इस डायग्राम में संविधान, समाज, अर्थव्यवस्था और दलीय प्रणाली के बीच संबंध दिखाया गया है। संविधान, समाज, अर्थव्यवस्था और दलीय प्रणाली, अब इनके अंदर क्या संबंध है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। संविधान एक प्रगतिशील और गतिशील दस्तावेज है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बावजूद सभी प्रावधानों को विस्तृत रूप से वर्णित नहीं करता है, क्योंकि संविधान को व्यवहारिक बनाने के लिए संसदीय अधिनियमों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा वर्तमान में संचालित समुचित निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन किया जा सकता है। संविधान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, इसीलिए संविधान की व्याख्या सदैव एक जैसी नहीं हो सकती, अपितु न्यायालय परिवर्तित परिस्थितियों के साथ संविधान की पृथक व्याख्या करता है। इसीलिए राज्य व्यवस्था में न्यायिक निर्णयों का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 में दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने, यहाँ पे एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने इसमें निजता के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। ये हुआ था पुट्टुस्वामी वाद 2017 में। आगे है संविधान सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और दलीय प्रणाली को प्रभावित करता है तथा इनसे प्रभावित भी होता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया और पुनः महिला सशक्तिकरण के कारण 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किया गया, जिसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। अब मैंने बताया था शुरू में आपको कि सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा यूनिक है।
देखो, सर ने यहाँ पे भारतीय संविधान को 3 कैटेगरी में बांट दिया। उन्होंने कहा कि देखो, संविधान पढ़ने का तरीका ये है कि जो संविधान में 3 चीज़ें हैं। एक है आदर्श। आदर्श ये कहाँ लिखे हुए हैं? ये है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में और निर्देशक तत्व में। दूसरा है संविधान में संस्थाएं। संस्थाएं मतलब संघीय शासन के मुद्दे, उनकी चुनौतियाँ, संघ का स्थानीय स्तर और शक्ति का विकेंद्रीकरण। आगे उन्होंने कहा कि और दूसरा उन्होंने बताया कि संसद की संरचना, विशेषाधिकार, विवाद, कार्यप्रणाली, और तीसरा न्यायपालिका। ये सब संस्थाएं हैं। और तीसरा उन्होंने बताया है कि प्रक्रिया। तीसरी चीज़ है इसमें संविधान में, भारतीय जो संविधान है उसमें तीसरी चीज़ है प्रक्रिया। इसमें दल प्रणाली और दबाव समूह। दल प्रणाली को इसी मतलब पॉलिटी में कवर किया जाएगा और दबाव समूह गवर्नेंस में आएगा। ये मैं आपको गवर्नेंस के जो मेरे नोट्स हैं वो शेयर करूँगा, उसमें दबाव समूह के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये अप्रोच होगी, इसलिए सर सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ाएंगे, फिर मूल अधिकार, उसके बाद में निर्देशक तत्व, और उसके बाद में इनसे ये जो संस्थाएं हैं, फिर प्रक्रिया है। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो प्रस्तावना का होगा और उसके बाद में मूल अधिकार होंगे। तो उम्मीद है आपको ये